नमस्कार। महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में आजकल एक नाम और एक आंदोलन लगातार गूंज रहा है। मनोज जरांगे पाटिल और उनके नेतृत्व में चल रहा मराठा आरक्षण आंदोलन। जी। आज हम इसी जटिल और महत्वपूर्ण विषय की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास इस मुद्दे से जुड़े कुछ विश्लेषण और जानकारी है, जिसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्या है, क्यों हो रहा है और इसके मायने क्या हैं। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आंदोलन अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? मनोज जरांगे पाटिल, जो कल तक शायद उतने जाने पहचाने चेहरे नहीं थे, आज लाखों लोगों की आवाज कैसे बन गए? और सबसे बड़ा सवाल, मराठा समुदाय की आरक्षण की ये मांग आखिर किस मोड़ पर खड़ी है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जी बिल्कुल। हमारा मकसद है इस आंदोलन की जड़ों को समझना, इसकी प्रमुख मांगों का विश्लेषण करना, सरकारी प्रतिक्रिया का आकलन करना और महाराष्ट्र पर इसके पड़ने वाले व्यापक असर को देखना। सबसे पहले मनोज जरांगे पाटिल की शख्सियत पर ही बात करते हैं। ये बात सचमुच ध्यान खींचती है कि वे कोई स्थापित राजनेता या किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं आते। उनकी पृष्ठभूमि तो काफी अलग है। बिल्कुल, वे मूल रूप से जालना जिले के एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उनकी पहचान पहले एक किसान और फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बनी, लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर हाल के महीनों में, उनका कद अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। आज वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लाखों मराठाओं के लिए उनकी आकांक्षाओं, उनके गुस्से और उनकी उम्मीदों का प्रतीक बन गए हैं। उनका उदय पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को, कह सकते हैं, चुनौती देता दिखता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक आम किसान से इतने बड़े राज्यव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करता बनना। क्या सूत्रों में इस बात का कोई संकेत मिलता है कि उनकी कौन सी खूबी या रणनीति लोगों को इतनी गहराई से जोड़ पाई? क्या यह सिर्फ सही समय पर सही मुद्दे को उठाना था या कुछ और भी? देखिए, कई कारक एक साथ आए हैं। एक तो मराठा आरक्षण की मांग दशकों पुरानी है और समुदाय में गहरी बैठी हुई है। जरांगे पाटिल ने इस दुखती रग पर हाथ रखा। अच्छा। दूसरा, उनका तरीका, आमरण अनशन, गांव-गांव जाकर लोगों से सीधा संवाद, उनकी सीधी साधी भाषा, इसने उन्हें जमीनी स्तर पर लोगों से जोड़ा। वे किसी मंझे हुए नेता की तरह नहीं, बल्कि अपने में से एक व्यक्ति की तरह दिखे, जो शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। और हाँ, उन्होंने मुद्दे को भावनात्मक रूप से भी जोड़ा, जिससे व्यापक समर्थन मिला। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने कहा कि ये मांग पुरानी है। क्या आप इस पर थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं? मराठा आरक्षण का इतिहास क्या रहा है और ये मुद्दा बार बार क्यों उठता रहा है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। मराठा समुदाय, जो महाराष्ट्र की आबादी का एक बड़ा और प्रभावशाली हिस्सा है, अनुमानतः लगभग 30%, लंबे समय से सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है। उनका तर्क रहा है कि समुदाय में बड़ी संख्या में किसान हैं जो कृषि संकट, कम आय और शैक्षिक पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। तो पहले भी कोशिशें हुई होंगी आरक्षण देने की? बिल्कुल, कई बार प्रयास हुए। राज्य सरकारों ने समय समय पर समितियां बनाई, अध्ययन करवाए। 2018 में तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने जस्टिस गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC नामक एक नई श्रेणी बनाकर 16% आरक्षण दिया भी था। हाँ, वो याद है। यह एक बड़ा कदम माना गया था। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां ये टिक नहीं पाया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कोर्ट का मुख्य आधार क्या था इस फैसले के पीछे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के देखिए 2 मुख्य आधार थे। पहला, सबसे प्रसिद्ध इंदिरा साहनी मामले में तय की गई 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन। 50% कैप। जी, कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र में कुल आरक्षण इस सीमा को पार कर रहा था और मराठा आरक्षण देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति मौजूद नहीं थी। दूसरा, कोर्ट ने गायकवाड़ आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकार के तर्कों को अपर्याप्त मानते हुए कहा कि मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा साबित करने के लिए ठोस आंकड़े और आधार नहीं दिए गए हैं। और इसी फैसले ने, जिसने एक तरह से कानूनी दरवाजा बंद कर दिया था, आंदोलन की आग को फिर से भड़का दिया। एकदम सही। इस फैसले से मराठा समुदाय में भारी निराशा और गुस्सा फैला। उन्हें लगा कि कानूनी और राजनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए आरक्षण पाने की उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। इसी निराशा के माहौल में आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा और यही मनोज जरांगे पाटिल एक केंद्रीय भूमिका में उभरकर सामने आए। उन्होंने इस गुस्से और निराशा को एक संगठित आंदोलन की शक्ल दी।
फैसले के बाद जरांगे पाटिल ने आंदोलन की बागडोर संभाली। उनकी रणनीति क्या थी, उनकी मुख्य मांग क्या है, क्योंकि एसईबीसी का रास्ता तो कोर्ट ने बंद कर दिया था। यहीं पर जरांगे पाटिल की रणनीति का एक अहम पहलू सामने आता है। उन्होंने एक नई आरक्षण श्रेणी बनाने की मांग करने के बजाय एक, कह सकते हैं, अलग रास्ता चुना। उनकी मुख्य और लगभग एकमात्र मांग यह रही है कि उन मराठों को जिनके पास पुराने दस्तावेजी सबूत हैं, पुराने सबूत जैसे खासकर निजाम काल के रिकॉर्ड्स, क्योंकि मराठवाड़ा क्षेत्र पहले हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, तो जिनके पास ऐसे सबूत हैं जो उन्हें कुनबी जाति का दर्शाते हैं, उन्हें तत्काल कुनबी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। कुनबी ओबीसी प्रमाण पत्र, इसका क्या मतलब हुआ और ये रणनीति क्यों? देखिए, कुनबी जाति महाराष्ट्र में पहले से ही अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी की सूची में शामिल है और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। जरांगे पाटिल का तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से कई मराठा वास्तव में कुनबी ही थे, जो खेती से जुड़े थे, लेकिन समय के साथ उनकी पहचान अलग हो गई। अच्छा, इसलिए अगर उन्हें उनके पुराने कुनबी रिकॉर्ड के आधार पर ओबीसी प्रमाण पत्र मिल जाता है तो वे मौजूदा ओबीसी कोटे के तहत ही आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। ये रणनीति सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50% सीमा की बाधा और एसईबीसी को पिछड़ा साबित करने की चुनौती, दोनों से बचने का एक तरीका नजर आती है। ये एक तरह से सिस्टम के भीतर ही समाधान खोजने की कोशिश है। ये तो वाकई एक चतुर कानूनी और रणनीतिक दाव लगता है। यानी नई श्रेणी नहीं बल्कि मौजूदा श्रेणी में ऐतिहासिक पहचान के आधार पर शामिल होना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सभी मराठाओं के पास ऐसे पुराने कुनबी रिकॉर्ड होंगे? यहीं पर एक बड़ी जटिलता है। सभी मराठाओं के पास, खासकर महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों के मराठों के पास, ऐसे स्पष्ट दस्तावेजी सबूत मिलना मुश्किल है। निजामकालीन रिकॉर्ड मुख्य रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र से संबंधित हैं। हाँ, वो तो है। पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण या विदर्भ के मराठाओं के लिए स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए यह मांग कि सभी मराठाओं को कुनबी माना जाए या सिर्फ रिकॉर्ड वालों को माना जाए, ये आंदोलन के भीतर भी एक बहस का मुद्दा रहा है। जरांगे पाटिल का जोर मुख्य रूप से रिकॉर्ड वाले मराठों पर रहा है, लेकिन उनकी व्यापक अपील पूरे समुदाय में है। इस आंदोलन ने जोर तब पकड़ा जब मुंबई में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। आजाद मैदान की वो तस्वीरें काफी प्रभावशाली थीं। क्या आप उस घटना के बारे में और बता सकते हैं? उसका क्या असर हुआ? वो जनवरी 2024 की घटना थी और वो आंदोलन का एक, कह सकते हैं, शिखर बिंदु था। मनोज जरांगे पाटिल ने जालना से मुंबई तक एक विशाल पद यात्रा का आह्वान किया था और लाखों की संख्या में मराठा समुदाय के लोग उनके साथ मुंबई पहुंचे। लाखों लोग? जी हाँ, लाखों। किसान, छात्र, महिलाएं, बुजुर्ग, ट्रैक्टरों पर, पैदल, जैसे भी हो सका वे मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में जमा हुए। शहर थमसा गया था। कई दिनों तक ये प्रदर्शन चला। इसका राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव जबरदस्त था। सरकार पर तत्काल कार्रवाई करने का भारी दबाव बन गया। और उसी दौरान जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल और उनकी बिगड़ती सेहत की खबरें भी आ रही थीं। उसने माहौल को और गर्मा दिया होगा। निश्चित रूप से। जब वे आमरण अनशन पर बैठे और उनकी सेहत गिरने लगी तो पूरे महाराष्ट्र में चिंता और सहानुभूति की लहर दौड़ गई। कई जगहों पर स्वतःस्फूर्त बंद हुए, प्रदर्शन हुए। इसने आंदोलन को सिर्फ एक राजनीतिक मांग से कहीं ज्यादा एक भावनात्मक मुद्दा बना दिया। उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और त्याग ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। सरकार के लिए स्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो गई। इस चौतरफा दबाव के बीच सरकार ने क्या कदम उठाए? एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? सरकार ने कई स्तरों पर प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले उन्होंने आश्वासन दिया और फिर एक सरकारी आदेश जीआर जारी किया कि जिन मराठों के पास निजामकालीन या अन्य पुख्ता दस्तावेजी सबूत हैं जो उन्हें कुनबी दर्शाते हैं, उनके और उनके सगे संबंधियों मतलब खून के रिश्तेदारों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अच्छा, सगे संबंधियों को भी? जी। इसके लिए जस्टिस संदीप शिंदे, सेवानिवृत्त, की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई जो रिकॉर्ड्स की जांच और प्रक्रिया तय करने का काम कर रही है। इसके अलावा क्या कोई और कदम भी उठाया गया? क्योंकि सिर्फ रिकॉर्ड वालों को सर्टिफिकेट देने से तो शायद सभी मराठा संतुष्ट न हो। हाँ, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। फरवरी 2024 में महाराष्ट्र विधानमंडल ने एक विशेष सत्र बुलाकर एक नया कानून पारित किया, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग विधेयक 2024। इस कानून के तहत मराठा समुदाय को शिक्षा में 10% और सरकारी नौकरियों में 10% का अलग से आरक्षण दिया गया। अलग से 10%? जी।
ये एसईबीसी श्रेणी से अलग था और इसे एक नए राज्य आयोग जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया था, जिसने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए नए आंकड़े जुटाए थे। तो अब 2 तरह के प्रावधान हो गए, एक कुनबी सर्टिफिकेट वाला रास्ता और दूसरा ये 10% अलग आरक्षण वाला कानून। लेकिन क्या इससे मामला सुलझ गया? क्या जरांगे पाटिल और आंदोलनकारी संतुष्ट हैं? यहीं पर कहानी और उलझ जाती है। पहली बात, जरांगे पाटिल और उनके समर्थक इस 10% अलग आरक्षण से संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। उनका मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से कानूनी चुनौती का सामना करेगा और टिक नहीं पाएगा, जैसा कि 2018 का एसईबीसी आरक्षण नहीं टिक पाया था। उनकी मुख्य मांग अभी भी वही है, सभी मराठाओं को, या कम से कम जिनके पास रिकॉर्ड हैं, उन्हें और उनके रिश्तेदारों को ओबीसी कोटे के तहत ही कुनबी मानकर आरक्षण दिया जाए। और दूसरी जटिलता क्या है? दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी जटिलता है मौजूदा ओबीसी समुदायों की प्रतिक्रिया। अगर बड़ी संख्या में मराठों को कुनबी मानकर ओबीसी सूची में शामिल किया जाता है तो ओबीसी समुदाय में शदीद नाराजगी है। ये तो होना ही था। उन्हें डर है कि इससे उनके लिए आरक्षण के अवसर, जो पहले से ही सीमित हैं, और कम हो जाएंगे। ओबीसी नेता और संगठन इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भी जवाबी रैलियां और प्रदर्शन किए हैं। यह अब मराठा बनाम ओबीसी का एक संवेदनशील सामाजिक टकराव बनता दिख रहा है। तो सरकार एक तरह से 2 पार्टों के बीच फंसी हुई है। एक तरफ मराठाओं का दबाव, दूसरी तरफ ओबीसी की नाराजगी। ये तो बहुत ही नाजुक संतुलन साधने वाला काम है। बिल्कुल, सरकार के लिए ये एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक चुनौती है। वे मराठा समुदाय को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, जो एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन वे ओबीसी समुदाय को भी नाराज नहीं कर सकते, जो संख्या और राजनीतिक प्रभाव में कम नहीं है। इसीलिए कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया भी धीमी और सावधानी पूर्वक चल रही है। सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाने से बच रही है जिससे सामाजिक तनाव और बढ़े। यही वजह है कि जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, 2025 में भी यह आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, भले ही इसकी तीव्रता कम ज्यादा होती रही हो। मांगे अभी भी हवा में हैं। तो अब अगर हम इसके राजनीतिक महत्व को देखें, ये सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं रह गया है। जैसा आपने पहले भी इशारा किया था, महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ रहा है? इसका असर बहुत गहरा और बहुआयामी है। जैसा हमने कहा, मराठा लगभग 30% आबादी के साथ राज्य का सबसे प्रभावशाली समुदाय है। परंपरागत रूप से वे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थक माने जाते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में ये वोट बटा है। मनोज जरंगे पाटिल के आंदोलन ने मराठा वोटों को फिर से एकजुट करने और एक निर्णायक राजनीतिक शक्ति बनाने की क्षमता दिखाई है। इसका मतलब है कि आने वाले चुनावों में, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति बनाते समय जरांगे पाटिल फैक्टर और मराठा आरक्षण के मुद्दे को ध्यान में रखना ही होगा। निश्चित रूप से कोई भी दल इस मुद्दे की अनदेखी नहीं कर सकता। भाजपा, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजित पवार की सत्ताधारी महायुति सरकार पर इस मुद्दे को सुलझाने का भारी दबाव है, क्योंकि विफलता उनके लिए महंगी साबित हो सकती है। और विपक्ष, वहीं कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, शरद पवार का विपक्षी महाविकास अघाड़ी भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने और मराठा समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। ये आंदोलन राज्य में नए राजनीतिक समीकरण बना और बिगाड़ सकता है। ये पार्टियों के अंदरूनी समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। तो संक्षेप में हमने देखा कि कैसे एक पुरानी सामाजिक मांग सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद एक व्यक्ति के नेतृत्व में विशाल जन आंदोलन बन गई। हमने मनोज जरांगे पाटिल के उदय, उनकी कुनबी सर्टिफिकेट की रणनीतिक मांग, मुंबई में हुए शक्ति प्रदर्शन, सरकार की दोहरी प्रतिक्रिया, कुनबी सर्टिफिकेट और अलग 10% कोटा और ओबीसी समुदाय की चिंताओं को समझा। हाँ, और ये भी स्पष्ट है कि ये मुद्दा भी ठोंडा नहीं पड़ा है। 10% आरक्षण कानून को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया जटिल और विवादों से भरी है। मराठा समुदाय पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और ओबीसी समुदाय आशंकित हैं। भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जो सभी पक्षों को स्वीकार्य हो, या ये आंदोलन महाराष्ट्र के सामाजिक ताने बाने और राजनीतिक भविष्य को स्थायी रूप से बदल देगा, ये देखने वाली बात होगी। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने का बिंदु छोड़ जाते हैं। जब लोकतंत्र में कोई बड़ा समुदाय संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करता है और उसकी मांगें दूसरे समुदायों के हितों के साथ टकराती नजर आती हैं, तो सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को कैसे संतुलित किया जाए? बड़ा सवाल है। क्या आरक्षण ही एकमात्र समाधान है,
या हमें पिछड़ेपन को दूर करने के और व्यापक तरीकों पर भी सोचना होगा? आज इस महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दे पर इस विस्तृत चर्चा के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको मराठा आरक्षण आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी।